सबका इस सेमिनार में स्वागत है। आज का जो हमारा सेमिनार है वो स्ट्रेटेजिक टॉक का एक हिस्सा है। हिंदी माध्यम का परिणाम अंग्रेजी माध्यम की तुलना में थोड़ा सा खराब रहता है। इस साल पहले से इम्प्रूवमेंट है, ठीक इम्प्रूवमेंट है। इसके बाद भी अभी उतना तो नहीं है जितना होना चाहिए। और मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से रही है, मैं सबसे कहता भी हूँ, एक स्किल आपको चाहिए तो वो है केवल उत्तर लिखने की स्किल। और मुझे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद आते हैं जिन लोगों ने अपने उस प्रयास में सफलता हासिल की जब उनकी पढ़ाई का स्तर बहुत ऊंचा नहीं था, कम पढ़े, उसके बाद भी सफल हुए। और जब मैं सोचता हूं कि ऐसा क्यों हुआ तो मेरे पास कोई दूसरा उत्तर आता ही नहीं है। भले ऐसे बहुत टॉपर्स हैं, उनकी प्रकृति से, उनके अभ्यास से, पढ़ाई करने की मात्रा से, पढ़ाई करने की शैली से परिचित हूँ और बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अधिकांश टॉपर्स वो हैं जिनके पास सबसे बड़ा गुण लेखन शैली का था। उनको ये पता था कि कैसे अपनी बात को प्रस्तुत करना है। देखिए, परीक्षक आपको नहीं जानता, उसकी आपको जानने में रुचि भी नहीं है ना। उसके पास तो आपका विजिटिंग कार्ड है, आपकी उत्तर पुस्तिका। आपकी उत्तर पुस्तिका से ही आपके पूरे व्यक्तित्व को वो समझेगा। और इस परीक्षा में आपके लिखे हुए पर आने हैं। लेखन सुंदर होना चाहिए, लेखन में प्रभाव ऐसा हो कि कोई परीक्षक आपका उत्तर पढ़े तो उसके मन में ये भाव है कि बस इसी बच्चे को ढूंढने के लिए सारा प्रपंच रचा गया था और वो आपको बहुत अच्छे अंक देके। तो क्योंकि परीक्षक के लिए आप केवल एक उत्तर पुस्तिका हैं, इसलिए सारा फोकस हमारा इस बात पर आज के सेमिनार में रहेगा कि आपकी उत्तर पुस्तिका ऐसी कैसे बने कि परीक्षक को रियलाइज हो कि इसी व्यक्ति को चुनने के लिए मुझे नियुक्त किया गया था। आज आपको कुछ पेज मिले होंगे, वो पेजेस हम अपने सामने लगातार रखेंगे। मैं सोच रहा था कि उत्तर लेखन को अमूर्त रूप में समझाना एक कमज़ोर बात है कि मैं आपसे कहूँ कि ऐसा लिखो वैसा लिखो। रियल क्वेश्चंस देखकर आपको जो समझ में आएगा उसकी बात अलग होगी। तो सबसे पहला पक्ष मैं बता चुका हूं, वो ये कि उत्तर लेखन का महत्व इतना ज़्यादा है कि आपकी सारी सफलता टिकी है इसी के ऊपर। इससे अंतर इतना पड़ता है कि मतलब दो तरह के लोग, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊं, निशांत जैन को इतना ऊंचा रैंक मिला, मतलब लाख कारण आप सब उसके गिन लीजिए। मुझसे जब जब पूछा जाएगा, मैं निशांत से भी कहता हूँ, सबसे कहता हूँ कि सबसे बड़ा कौशल उसका लेखन कौशल है। जब उसने दे दिया एग्ज़ाम तो उसको लग रहा था कि मैं बहुत अच्छा लिख नहीं पाया हूँ, मुझे भरोसा नहीं जम रहा। और जब रिजल्ट आया तो उसका 36वां रैंक आया उसी साल। और वो इसलिए आए क्योंकि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि उसकी आंसर राइटिंग स्किल्स इतनी शार्प थी कि प्रश्नों को लेकर उसको लग रहा था कि उसने बहुत अच्छे नहीं लिखे हैं। वो प्रश्न उसने बाकी लोगों की तुलना में इतने अच्छे लिखे थे कि परीक्षक उसकी उस मौलिकता से प्रभावित हुआ और इतने सारे नंबर उसको दे के आए। तो सबसे पहली बात, एक काल्पनिक से बात करते हैं, एक अच्छा उत्तर कैसा होता है। ये बात आपने खूब सुनी होगी कि उत्तर अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा उत्तर कैसा होता है, उसको पहचाने कैसे। तो कुछ 5-6 कसौटियां पहले दिमाग में रखते हैं और फिर हम स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न पर बात करेंगे कि अच्छे उत्तर के लिए हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है। जो अच्छा उत्तर लिखने के चैलेंजेस हैं, उन सब चैलेंजेस को एक एक करके एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे ताकि आपको उदाहरण के साथ समझ में आए कि कैसे मैनेज करना है। देखिए, अच्छे उत्तर में कुछ कसौटियां हैं। सबसे पहली बात है कि आपके उत्तर का विस्तार और परिधि उपयुक्त हो। उपयुक्त का मतलब क्या हुआ? देखिए, खराब उत्तर लिखने वालों में जो कमी होती है उसमें से एक कमी यह होती है कि पूछा क्या गया है उसको ठीक से समझे बिना वो कुछ ऐसी बातों को शामिल कर देते हैं जो नहीं पूछी गई हैं। कभी कभी पूरा उत्तर ही इस बात पर चला जाता है जो नहीं पूछा गया है, क्योंकि एग्जैक्टली वो समझ नहीं पा रहे कि उनके द्वारा लिखे जाने वाले उत्तर के प्रश्न की सही परिधि और सही विस्तार कितना था। तो विस्तार और परिधि के मामले में सबसे पहला नियम है, जो पूछा गया है वही लिखे। अब वही के दो मतलब ये हैं, एक तो अनावश्यक बातें ना लिखें, ऐसा लालच कई बार हो जाता है, और दूसरी बात है जो पूछा है उसमें से कुछ ना छूटे।
कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न के एक से ज्यादा संदर्भ होते हैं और हम प्रश्न के उन सारे संदर्भों को समझे बिना किसी एकाध संदर्भ को फोकस कर लेते हैं या किसी एक दो संदर्भों को छोड़ देते हैं, उन पर चर्चा नहीं करते हैं। इसको हम दर्शन की भाषा में, रीजनिंग या लॉजिक की भाषा में कहते हैं कि प्रश्न को समझने की प्रक्रिया में या उत्तर लिखने की प्रक्रिया में न तो अतिव्याप्ति हो न ही अव्याप्ति हो, कुछ ऐसा न छूटे जो पूछा गया है। परीक्षक ज्यादा जानना चाह रहा था ये वाली बात और आपने ज्यादा मात्रा में लिखी है दूसरे वाली बात, तो फिर वो अंततः परीक्षक जो अंक देगा ना, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। परीक्षक को उत्तर पढ़ के अच्छा महसूस होना चाहिए और अच्छा महसूस होने में बहुत सारे पक्ष काम करते हैं, जिसमें एक पक्ष ये भी है कि जो वो जानना चाह रहा था वो उसे मिला या नहीं मिला, ठीक से मिला या नहीं मिला। असली बात केवल मनोवैज्ञानिक है। मैं अक्सर इंटरव्यू की क्लास में कहता हूं, अगर आप उस मनोविज्ञान को समझ जाएंगे जिस मनोविज्ञान से परीक्षक आपसे सवाल, अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक, क्योंकि मैंने ऐसे कुछ उत्तर पढ़े हैं, अगर लिखने वाले की भाषा में प्रवाह हो तो कभी कभी वो प्रवाह में परीक्षक को इस तरह से बहा के ले जाता है कि परीक्षक ये भी भूल जाता है कि उत्तर उस प्रश्न का है ही नहीं जो पूछा गया था। वो खो जाता है कि क्या लिखा है, वाह, और नंबर दे देता है। उसको बाद में रियलाइज होता है, रात को सोते हुए सपने में आता है कि अरे वो तो उस प्रश्न का उत्तर था ही नहीं और तो नंबर दे चुका हूं। अगर प्रवाह आपके पास है, प्रवाह का मतलब बहते हुए पढ़ा जाए, एक एक शब्द में आपस में लिंक हो, एक एक वाक्य में लिंक हो, हर वाक्य पढ़ते हुए लगे कि पिछले वाक्य का रिजल्ट है और अगले वाक्य की भूमिका है। अगर ये प्रवाह आपके उत्तर लेखन में, प्रवाह कैसे आता है, बात होगी उस पर, लंबी बात होगी, लेकिन सबसे पहला गुण है प्रवाह। दूसरा गुण है यथासंभव शुद्धता। इस बात को लेकर लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। कई बच्चे पूछते क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? शुद्ध भी नहीं बोलते कम वक्त, क्या शुद्ध हिंदी लिखना जरूरी है? तो मैं बोलता शुद्ध नहीं लिखना जरूरी है, शुद्ध लिखना जरूरी है। अच्छा, कई लोग तो गौरव से कहते हैं कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, क्या इससे फर्क पड़ेगा? गलत फहमी है। कई लोगों को ये गौरव का भाव लगता है कि मैं शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाता हूं, तो हिंदी माध्यम क्यों चूज किया था? अंग्रेजी कर लेते। अच्छा, वो अशुद्ध भी नहीं लिख पाते हैं, इसमें तो शुद्ध में दिक्कत है। तो जो भी माध्यम है आपका, जो भी भाषा आप लिख, दावे से आपसे कह रहा हूं कि अगर आप आसान किस्म के शब्दों को गलत लिख रहे हैं तो परीक्षक किसी भी विषय का हो, उसका मिजाज बिगड़ जाता है। और यदि उसका मिजाज बिगड़ा तो फिर ऐसा नहीं है कि आपके नंबर नहीं कटेंगे। और शुद्ध लिखने का मतलब दोनों अर्थों में है, ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो ना स्पेलिंग मिस्टेक्स हो। और जो विद्यार्थी आमतौर पर करते हैं वो वर्तनी के मिस्टेक्स ज्यादा करते हैं। वर्तनी यानी स्पेलिंग। स्पेलिंग मिस्टेक्स कई बार इतनी ज्यादा होती हैं कि पढ़ते हुए ना हर 5-6 शब्दों के बाद लगता है जैसे दिल में किसी ने खरोच लगा दी हो। इतना खुरचेंगे परीक्षक के दिल को तो कैसे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और सही भाषा हो तो पढ़ते हुए बड़ा सुख महसूस होता है कि कितना प्यारा लिखा है। और कुछ लोग व्याकरण में गलती करते हैं, जैसे वाक्य रचना में मिस्टेक करते हैं। मतलब वाक्य शुरू कहाँ से हो रहा है, वाक्य खत्म कहाँ हुआ, कोई बीच में लिंक नहीं बन रहा है कि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करें या ना करें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप धूमधाम से अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जीएस में कई बार ऐसा होता होगा कि आपको अंग्रेजी का शब्द पता है, हिंदी का नहीं पता है। हिंदी का पता भी है तो आपको भरोसा नहीं है कि परीक्षक को पता होगा या नहीं है, वाला आपको तो पता। ये हुआ शब्दावली का मसला। अंतिम बात है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब यह है कि परीक्षक को आपका उत्तर दिखे कैसा। उत्तर है कैसा अलग बात है। जैसे होता ना कि इंसान है कैसा, बात की बात है, इंसान दिख कैसा रहा है पहले तो वो बात है। सूरत और सीरत में ज्यादा महत्व सीरत का है, पर पहले क्या सामने आता है? सूरत। और जिस व्यक्ति से लंबी बातचीत ना हो अंत में भी सूरत ही रहती है। किसी को आपने देखा, देखते रहे और वो चला गया, सीरत आई ही नहीं जीवन में कभी आपके सामने। सूरत ही आई, सूरत ही चली गई। सूरत पे आप मुग्ध होकर गाना गाते रहे, ड्रीम गर्ल ड्रीम बॉय गाना गा रहे हैं, क्योंकि आपने केवल सूरत देखी, सीरत का नंबर आया ही नहीं, बात ही नहीं हुई। तो जब आपकी उत्तर पुस्तिका खुलेगी ना, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैंने मतलब हजारों की संख्या में उत्तर चेक करना होता है।
और मेरे पेरेंट्स संयोग से विश्वविद्यालय में पढ़ाते रहे हैं, तो वो भी, उनके भी जीवन का एक बड़ा हिस्सा उत्तर पुस्तिकाएँ चेक करने में गुजरा है। घर में ही चेक करते थे, मैं देखता था कैसे चेक करते हैं। तो मैंने पाया कि मिजाज हर परीक्षक का एक जैसा होता है। अब जैसे मेरा हो गया, पहले उनका हुआ करता था। अगर उत्तर दिखने में सुंदर है तो मन करता है कि पढ़ें इसको। ठीक वैसे ही यदि कोई व्यक्ति दिखने में कैसा है, लुभावना है, लुभावना भले ना हो लेकिन कम से कम ठीक है, प्रेजेंटेबल है कम से कम, तो आपका मन होगा कि इससे बात की जाए, या अगर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपका मन होगा कि चलो बात कर लेते हैं। अगर दिखने में ही भुतहा टाइप का लग रहा हो, मान लीजिए कोई, और भुतहा इसलिए नहीं कि उसको संयोग से प्रकृति ने ऐसा बना दिया है, उस सेंस में नहीं। अगर आपको ये लगे कि उसके भुतहा होने में उसी का रोल ज़्यादा है, प्रकृति का नहीं है, ईश्वर की मिस्टेक नहीं है, उसका अपना रोल ऐसा है, झाड़ झंखाड़ बढ़ा के एकदम घूम रहा है, और आपको लग रहा है कि मैं चिड़ियाघर में हूँ या मैं बाहर हूँ, आदि मानव टाइप का लग रहा है, बन मानुस बन के कोई आ गया है। उसके विचार हो सकता है बहुत महान टाइप के हों, लेकिन विचार तो 2-4-5 मिनट के बाद आएंगे, उससे पहले तो बदबू आएगी और आप वो बदबू देख के ही भाग जाएंगे, तो बात कैसे बढ़ेगी आगे। इसलिए सुदर्शन व्यक्तित्व जैसे ज़रूरी होता है, कोई साफ सुथरा सा दिखे, उसके बाद आपके अंदर उत्साह बढ़ता है, जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है कि इसे और जानते हैं। ठीक वैसे अगर उत्तर आपका सुदर्शन है, दिखने में सुंदर है, तो परीक्षक के मन में उत्साह आता है कि लगता है अच्छा लिखा होगा, इसे पढ़ा जाए। और यदि आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि सिंधु घाटी के बाद आपका ही नंबर आने वाला है, कि इसको पढ़ने के लिए परीक्षक रात दिन एक किए हुए और पढ़ नहीं पा रहे, तो फिर आप मान के चलिए परीक्षक सिर दर्द की दवाई खाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता है उसके बाद, और जितना वो अपना नुकसान करता है उतना नुकसान हिसाब तो बराबर करेगा किसी से, किससे करेगा हिसाब बराबर? आपसे ही करेगा। मैं तो क्या करता था, जब बहुत गंदी हैंडराइटिंग का उत्तर होता था ना, उसको लास्ट में रखता था, सबसे अंत में। अच्छी हैंडराइटिंग वाला है, चेक किया, अच्छे से किया। मैं बहुत तटस्थ होने का प्रयास करता हूँ, और मैं उस प्रोसेस को समझने में रुचि रखता हूँ कि व्यक्ति तटस्थ कब नहीं रह पाता है। मैंने फील किया कि एक सुंदर व्यक्ति ठीक ठाक उत्तर दे के वैसे ही नंबर ले रहा है जितना एक कम सुदर्शन व्यक्ति बहुत अच्छे उत्तर देने के बाद ले पा रहा है। तो मैंने उनसे पूछा बाद में, मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको, आपने खुद कहा कि ठीक ठाक है और नंबर दिए इतने सारे, इसके बारे में आपने कहा कि बहुत अच्छा है लेकिन नंबर इतने ही दे रहे हैं। तो मुस्कुरा के चुप हो जाते थे। सीनियर थे, मैं उनसे क्या बोलता। बोले वहाँ भी ऐसे ही होता है, यूपीएससी में भी ऐसे ही होता है। बोले मुझे चुप करने के लिए उन्होंने बोला कि वहाँ भी ऐसे ही होता है। तो मैं चुप हो गया। पर उत्तर चेक करते हुए मैंने इसको खुद महसूस किया कई बार कि हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो मेरे हाथ से 2-3 नंबर फिसल ही जाते हैं, और हैंडराइटिंग खराब हो तो हिसाब बराबर किए बिना मन नहीं मानता है। एक तो उसको अंत में रखता हूँ, लास्ट में जब 3-4 छटे हुए उत्तर रह जाते फिर उनको निकालता हूँ, जब कोई चारा नहीं बचता है। फिर बहुत दुख के साथ उनको पढ़ता हूँ, तनाव लेके पढ़ता हूँ, और अंत में एक खास तरीका अपना लेता हूँ कि 2-3 लाइनें पढ़ी, बाकी अनुमान कर लिया और नंबर दे दिए। सारी जगह होता है। यूपीएससी के एक बहुत बहुत नामी परीक्षक हैं, नामी अध्यापक हैं, आपने उनकी किताबें पढ़ी हैं, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल मामला है। वो कॉपी चेक करते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा कि आप कॉपी चेक करते हो क्या क्या ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। ये उनका पहला वाक्य था। रेयरली ऐसा होता है कि मैं उत्तर पढ़ता हूँ। मैं उत्तर तभी पढ़ता हूँ जब किसी में दम हो कि उत्तर पढ़वा ले मुझसे। तो बोले 10, 20, 30 कॉपीज में से एक आध कॉपी ऐसी होती है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं उत्तर पढ़ूँ, वरना मैं नहीं पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा फिर अब बिना पढ़े कैसे, मतलब अकड़ बकड़ बम्बे बू ऐसे नंबर देते हैं? कैसे नंबर देते हैं? कोई तो तरीका होगा। बोले हाँ तरीका है। हर उत्तर पुस्तिका का पहला उत्तर पढ़ता हूँ और ये मान के चलता हूँ कि वो उसका बेस्ट लेवल है। आजकल तो वो तरीका संभव नहीं रहा है। पहले तो ये था कि आप क्रम बदल सकते थे उत्तरों का, तो हर व्यक्ति अपने सबसे अच्छा उत्तर सबसे पहले लिखता था। बोले मुझे लग जाता था कि ये इसका बेस्ट लेवल है, और मैंने अनुमान कर लिया कि ये 10 में से 6 के लायक है, तो 6 बेस्ट लेवल है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये 6 से लेकर 4 तक जाएगा, और धीरे धीरे उसी अनुपात को कम करते हुए नंबर देता रहता था। पहले मान लीजिए 60 है, 36 नंबर दिए, 60%। अगले में कर दिया 55, 52,
50, 48, 46, 44, 40, खत्म, पढ़ा एक ही उत्तर। ऐसे बहुत परीक्षक हैं, पढ़ते पढ़ते नहीं, एक उत्तर पढ़ा या हर उत्तर की शुरू की 4 लाइनें पढ़ी, उससे अनुमान कर लिया। और ये मान के चलिए कि परीक्षक के लिए उत्तर चेक करना बहुत झंझट वाला काम है, उसका मन नहीं करता उत्तर पढ़ने का, और उसके ऊपर आपने हैंडराइटिंग ऐसी बना दी है कि वो समझ नहीं आ रहा किस ग्रह से लिखवा के लाए हैं। अगर आप इसके बाद ये सोचते हैं कि कोई आपका उत्तर पढ़ेगा तो पहली गलतफहमी यही है, पढ़ेंगे नहीं आपका उत्तर, मुश्किल होगा। इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपका उत्तर दिखने में कैसा है, दिखने में स्मार्ट होना चाहिए आपका उत्तर, कि उसको देख के मन हो कि पढ़ा जाए इसको। तो उसकी बहुत सारी तकनीकें हैं, उसकी तकनीकों पर हम आएंगे, लेकिन अभी के लिए केवल एक संकेत मैं कर रहा हूँ कि यदि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका को ठीक से सजाया हुआ है तो मान के चलिए कि उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सजावट का एक नियम होता है, एक सीमा से ज़्यादा सजाते हैं किसी को भी तो आपको पता है कि वो मतलब खराब लगने की स्थिति आ जाती है। ऐसा होता है ना, कोई बहुत रूपवान व्यक्ति थोड़ा बहुत सजे तो और रूपवान हो जाता है, अगर थोड़ा और सजे और सजे और सजे तो पता है आपको वो कैसा लगने लगता है उसके बाद। समझ रहे हैं ना मैं? हाँ, तो ऐसे ही उत्तर के साथ भी है, थोड़ा बहुत सजाएंगे तो सौंदर्य निखर के आएगा, ज़्यादा सजा दिया तो फिर वो अजीब किस्म का, विद्रूप किस्म का सौंदर्य होगा, गंदा सौंदर्य हो जाएगा, छिछला सौंदर्य हो जाएगा, ऐसा ना लगे। आपने कई लोगों को देखा होगा सुंदर बनने के चक्कर में भोंडे बन जाते हैं एकदम, देखा है ऐसा कभी? सुंदर बनने के अतिरिक्त प्रयास में भोंडे बन गए। तो उत्तर भी सुंदर बनने के सीमित प्रयास तक रहे तो ठीक है, वरना भोंडा बन सकता है। तो इसमें कुछ पक्ष केवल संकेत के लिए बता दूं, फिर हम एक एक करके उनकी बात कर लेंगे। जैसे प्रस्तुतिकरण में आपके पैराग्राफ का प्रयोग कैसा है, आपने डायग्राम्स का यूज किया या नहीं किया, डायग्राम्स का, ग्राफ्स का, पाई डायग्राम का, वेन डायग्राम का, इन सब का प्रयोग किया या नहीं किया, नक्शों का प्रयोग किया या नहीं किया, आपने जो पेन यूज़ किया, पेन किस कलर का यूज़ किया, किन कलर्स के पेन यूज़ किए, कौन सा पेन, जेल पेन यूज़ किया या बॉल पेन यूज़ किया, ये जो सारे पक्ष हैं, इन सारे पक्षों को मैं कह रहा हूँ कि आपका प्रस्तुतिकरण कुल मिलाकर कैसा है, ये एक पक्ष बनता है। और यदि आपका इन सारे पक्षों पर ठीक ठाक पकड़ है, बस आपको थोड़ा सा लिखने की क्षमताओं को डेवलप करना है, उसके बाद इस एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं है। तो ये एक बेसिक चर्चा